हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य को कवर करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें पहला है हमारा सम्राट अशोक किसके पुत्र थे। तो सम्राट अशोक जो थे वो बिंदुसार के पुत्र थे। ठीक है, बिंदुसार। और बिंदुसार किसके पुत्र थे? बिंबिसार के। ठीक है, तो बिंबिसार, बिंदुसार और सम्राट अशोक। ठीक है, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त। ठीक है, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त। कौटिल्य भी इन्हीं का नाम है। ठीक है, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो मुद्रा राक्षस जो है वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में लिखा गया है। ठीक है, मुद्रा राक्षस। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक जो है बृहद्रथ थे। ठीक है, कौन थे? बृहद्रथ। तो मौर्य वंश के अंतिम शासक जो है बृहद्रथ थे। नेक्स्ट हमारा है भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता वंश कौन सा था? भारत के प्रथम साम्राज्य निर्माता वंश कौन से थे? तो ये आपका है मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश जो है वो भारत में प्रथम साम्राज्य निर्माता जो है वंश थे। नेक्स्ट हमारा देखिए इसमें मौर्य साम्राज्य भारत की भूमि पर स्थापित किए गए साम्राज्यों में से सबसे पहला और सबसे बड़ा। ठीक है, सबसे पहला भी था और सबसे बड़ा साम्राज्य भी था। यह विशाल साम्राज्य ऑक्सस नदी के घाटी के कावेरी की द्रोणी तक सुगठित रूप से एक छत्र शासन के अंतर्गत फैला हुआ था। ठीक है, तो क्या था यह जो विशाल साम्राज्य था वो ऑक्सन नदी की घाटी से कावेरी की द्रोणी तक। ठीक है, ऑक्सन नदी की घाटी से कावेरी की द्रोणी तक सुगठित रूप से एक छत्र शासन के अंतर्गत फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ऐसा पहला शासक था जिसने संपूर्ण भारत को राजनीतिक दृष्टि से एकता के सूत्र में पिरोया था। ठीक है, कौन था ये? चंद्रगुप्त मौर्य थे। महापद्मनंद नंद वंश के एक महान शासक थे। उन्होंने पौरवों, इक्ष्वाकुओं और प्रद्योतों को जो कौशाम्बी, कौशल और अवंती में शासन कर रहे थे उसको पराजित किया और उत्तर भारत पर अपना जो है साम्राज्य स्थापित कर लिया। तो एक बार फिर से देखिए जो महापद्मनंद थे वो नंद वंश के बहुत ही महान शासक थे। उन्होंने पौरव, ठीक है, पौरवों, इक्ष्वाकुओं और प्रद्योतों, जो पौरव कहाँ के थे? कौशाम्बी, इक्ष्वाकु कौशल और प्रद्योत जो है वो अवंती, उन पे शासन कर रहे थे और उन्होंने इनको पराजित करके अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। कहाँ पे? उत्तर भारत में। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था? तो देखिए मेगास्थनीज आए थे, बिल्कुल सही है। वास्को द गामा भी आए थे, फाहियान भी आए थे, कोलंबस नहीं आए थे। ठीक है, कोलंबस नहीं आए थे, वो अमेरिका चले गए थे भारतीय खोज करते करते। ठीक है, देखिए मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आए थे। फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। और वेन सॉन्ग कब आए थे ये आप मुझे बता सकते हैं? वेन सॉन्ग किसके समय में आए थे इंडिया में? ठीक है, वास्को द गामा 1498 में भारत की खोज की थी और इसी की वजह से जो पूरी जो ब्रिटिश जो इंडिया है वो ब्रिटिश ने कॉलोनी बना लिया था। ये सब जो है देन वास्को द गामा का ही था कहीं ना कहीं। और अगर ये नहीं होती तो कोई और करता ही डिस्कवर। ठीक है, तो वास्को द गामा 1498 में भारत की खोज की, जबकि कोलंबस जो है 1492 में अमेरिका की खोज की थी। ठीक है, तो अगर हमारा जो है ऑप्शन है तो ये इसमें हम देखेंगे कोलंबस जो है वो भारत नहीं आएगा अभी। ठीक है, मेगास्थनीज किसके दरबार में था? तो मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत था। तो ये क्या था? यूनानी शासक थे सेल्यूकस। ठीक है, तो सेल्यूकस का राजदूत था ये। मेगास्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ से भारत की मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है? तो ये इंडिका से पता चलता है। किससे? इंडिका से। ठीक है, तो देखिए मेगास्थनीज द्वारा जो रचित ग्रंथ है इंडिका, उससे जो है मौर्यकालीन इतिहास के बारे में पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक इंडिका से मौर्यकालीन इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत था, एम्बेसडर था। वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया। इससे पूर्व आर्कोसिया के छत्र के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। नेक्स्ट हमारा है इंडिका निम्नलिखित में से किसकी कृति है? ठीक है, तो इंडिका है मेगास्थनीज की। ठीक है, इंडिका किसकी कृति है? मेगास्थनीज की। अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी, किसने की थी? ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी साम्राज्य विस्तार में? तो चाणक्य ने की थी। ठीक है, चाणक्य ने की थी। चाणक्य उनके गुरु भी थे और जो है चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी। देखिए चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ये सारे एक ही नाम है, सभी नामों से चाणक्य को ही जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और पुरोहित भी थे ये बहुत ही जो है कूटनीतिक व्यक्ति थे। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षण और उनके मार्गदर्शन का कार्य किया, जिसके कारण उसने साम्राज्य विस्तार की में सहायता मिली। ठीक है, तो ये हो गया।
प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। देखिए ये कौन थे, ये आपका चंद्रगुप्त थे। ठीक है, चंद्रगुप्त ने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। देखिए नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने अपनी राजगद्दी का परित्याग कर दक्षिण में जैन ताप्सिक के जैसा प्रवास किया। तो ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष किस धर्म में दीक्षा ली, तो वही सेम आंसर है, जैन धर्म की। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ बिताए थे, तो ये जीवन के जो उनके अंतिम दिन थे ये कहाँ बीते थे, ये आपका जो है श्रवण बेलगोला में। ठीक है, संलेखना द्वारा उनको वो मृत्यु क्यों प्राप्त हुए थे। तो ये जो है जैन धर्म अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना लिया था। और अगर जैन अनुश्रुतियों की माने तो वो मैसूर के श्रवण बेलगोला, कहाँ पे, मैसूर के श्रवण बेलगोला में उन्होंने संलेखना द्वारा अपनी, संलेखना में क्या होता है कि आदमी धीरे धीरे खाना कम कर देता है और करते 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 खाने का परित्याग कर देता है, बिल्कुल खाने के बाद पानी भी छोड़ देता है और उसके बाद जो है कुछ टाइम बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये संलेखना के द्वारा उन्होंने मृत्यु का वर्ण किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। किससे, जैन साधु थे भद्रबाहु। ठीक है, क्या नाम है, भद्रबाहु, और उससे जो है इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ली थी। नेक्स्ट है, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। ठीक है, चाणक्य किसका था, तो ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य का। चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे, चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, अब देखिए चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त के विस्तृत जो मगध साम्राज्य थे उसकी स्थापना की और चाणक्य बिंदुसार के मंत्री भी रहे। ठीक है, तो चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के और उनके जो है बिंदुसार जो है उनके भी जो है मंत्री रहे। चाणक्य को निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। देखिए विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। अब अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो देखिए चाणक्य को इतिहास में विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से जाना जाता है और पुराणों में उन्हें द्विज शर्व कहा गया, यानी कि श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया चाणक्य को। ठीक है, इन्होंने अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ भी लिखी थी। ठीक है, अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। ठीक है, अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण और 180 प्रकरण है, याद रखिएगा। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण और 180 प्रकरण है। इसके श्लोकों की जो संख्या है वो 4000 बताई गई है। श्लोकों की संख्या कितनी, 4000 बताई गई है। ठीक है, तो चाणक्य जो है जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की उसमें 15 अधिकरण और 180 प्रकरण है। जो श्लोकों की संख्या इसमें 4000 बताई गई है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्राचीनतम राजवंश है, सबसे पुराना राजवंश कौन सा है, तो मौर्य वंश है। ठीक है, मौर्य वंश है। वर्धन बाद में आते हैं, गुप्त बाद में आते हैं, कुषाण बाद में आते हैं। ठीक है, तो मौर्य वंश जो है भारत की प्राचीनतम राजवंश है। इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और चाणक्य या कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा था, तो ये जो है आपका नंद वंश था। नंद के बाद मौर्य आए थे, तो नंद वंश है, उसके बाद जो है मौर्य है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका सबसे प्राचीनतम जो राजवंश है वो नंद वंश है इनमें से। और ये जो है 344 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व तक चला। मौर्य वंश का शासनकाल 322 से लेके 185 ईस्वी पूर्व तक चला, जबकि गुप्त वंश का जो शासनकाल था वो 320 से लेके 554 तक चला। पल्लव वंश जो है 171 से लेके 26 ईस्वी तक चलता रहा। तो ये टाइम पीरियड था सबका। नेक्स्ट हमारा है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसको भेजा था, तो उन्होंने अपने जो है उनका लड़का और अपनी लड़की, ठीक है ना, उनके अपने पुत्र और पुत्री दोनों को भेजा था। तो देखिए ये संघमित्रा इसमें है, संघमित्रा सही उत्तर होगा, संघमित्रा को भेजा था। तो देखिए अशोक बौद्ध धर्म का समर्थक था और उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अनेक भिक्षुओं को नियुक्त किया था। इसी क्रम में उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, ठीक है, इनके पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री संघमित्रा थी, इनको जो है इन्होंने कहाँ भेज दिया था, इनको जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेज दिया था। अशोक किस वंश से संबंधित है, तो अशोक जो है ये मौर्य वंश से संबंधित है। ठीक है, किस वंश से संबंधित है, मौर्य वंश से। अशोक जो है मौर्य वंश से संबंधित है। यह सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र तथा बिंदुसार के पुत्र थे। ठीक है, तो अशोक जो है चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र और बिंदुसार के पुत्र थे। नेक्स्ट हमारा है, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था, तो ब्राह्मी लिपि को स्पष्ट किया था जेम्स प्रिंसप ने। ठीक है, जेम्स प्रिंसप ने। तो देखिए ब्राह्मी लिपि को स्पष्ट पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसप को है। जेम्स प्रिंसप कलकत्ता की टकसाल में अधिकारी थे। उन्होंने प्राचीन भारतीय संस्कृति और कला में काफी उन्हें रुचि थी।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो अशोक के जो अभिलेख को है जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा, ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। नेक्स्ट हमारा है 18, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन है 1873 में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने अशोक के अभिलेखों का अध्ययन किया और भंडारकर महोदय ने तो मात्र अभिलेखों के ही आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का जो है एक प्रयास किया था, ठीक है। अशोक के ने इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया था? तो अशोक ने जो है बौद्ध धर्म अपनाया था, ठीक है। तो 261 में कलिंग के विजय के उपरांत अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। इसका प्रभाव जो है भाब्रू, इसका प्रमाण हमें कहाँ मिलता है? हमें भाब्रू लघु स्तंभ लेख से मिलता है, ठीक है। कहाँ से? भाब्रू के लघु स्तंभ लेख से मिलता है। इसमें अशोक युद्ध, धम्म, संघ का अभिवादन करते हैं। किसका? तो भाब्रू अभिलेख में जो अशोक होते हैं वो बुद्ध, धम्म और संघ का अभिवादन करते हैं। देखिए ये जो युद्ध हुआ था कलिंग का, उसमें जो है इसके पहले अशोक जो है बहुत ही महत्वाकांक्षी राजा थे, ठीक है। उन्होंने अभी ये जो है दीपवंश में लिखा भी हुआ है कि उन्होंने अपने सॉरी अपने जो है दीपवंश में नहीं है, इन्होंने अपने जो है भाइयों की हत्या कर दी थी शासन को लेने के लिए। लेकिन बाद में जब कलिंग में विजय होती है उनकी और देखते हैं कि इतने सारे लोगों को मार दिया गया, वो और इवन एक क्रूअल राजा कहा जाता है, मतलब जो लोग बचे हैं उनको मार के जो है कोई भी इंसान बचा ना रह जाए, ठीक है, चाहे जानवर ही क्यों ना हो, तो कोई भी जीव जो है वो बचा ना रहे। तो जब देखने के बाद फिर उनको बहुत कष्ट हुआ इस चीज़ का, ठीक है। उनको लगा कि ये जो है गलत हुआ इस तरीके से, अगर आदमी जीत के क्या करेगा जब सब कुछ खत्म हो जाएगा। तब वहीं पे उन्होंने क्या किया? धम्म को अपनाया। उन्होंने कहा कि जो युद्ध है इसको छोड़ के धम्म की नीति को अपनाना उचित है, ठीक है। तो धम्म को फॉलो किया उन्होंने, ठीक है। तो ये जो है हमारा था। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा है अपने अभिलेखों में से प्राय जिस नाम से अशोक संदर्भित है वो कौन सा है? तो ये जो है प्रियदर्शी, ठीक है, प्रियदर्शी नाम से जाने जाते हैं या प्रियदर्शी भी बोलते हैं। तो ये अपने अभिलेखों में इस नाम से, अभिलेखों में उन्हें देवना प्रियम या प्रियदर्शी अर्थात देवताओं का प्रिय राजा कहा जाता था। तो देवना प्रियम, प्रियदर्शी या देवताओं के जो है प्रिय राजा। नेक्स्ट हमारा है सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है। किस पे? ये है चट्टान अभिलेख पे, ठीक है, चट्टान अभिलेख पे। अशोक के 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध और उसके परिणामों के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। कलिंग युद्ध की हृदय विदारक हिंसा और नरसंहार ने अशोक के हृदय स्थल को स्पर्श किया और उसने सदैव एक युद्ध नीति जो एक सदैव के लिए जो युद्ध नीति है उसका परित्याग कर दिया और परित्याग करके जो है धम्म विजय के नीति का श्री गणेश किया। किसका किया? धम्म विजय के नीति का श्री गणेश किया। नेक्स्ट है किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया? तो कहाँ पे लड़ा गया? ये है आपका ढौली, ठीक है, ढौली में जो है कलिंग युद्ध लड़ा गया। तो क्वेश्चन है किस स्थान के निकट कलिंग युद्ध लड़ा गया? तो है ढौली, ठीक है। कलिंग युद्ध प्राचीन काल में उड़ीसा राज्य के ढौली यानी धौली नामक जो है स्थान पर लड़ा गया और इस स्थान से दीर्घ शिलालेख भी प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो धौली से जो है दीर्घ शिलालेख भी प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट हमारा है सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो सारनाथ में किसका स्तंभ है? सारनाथ में जो स्तंभ है वो है आपका अशोक का, ठीक है। सारनाथ में जो है अशोक का स्तंभ है, ठीक है। सारनाथ में किसका स्तंभ है? अशोक का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद धर्म के प्रचार के लिए बहुत सारे काम किए थे उन्होंने, ठीक है। भगवान बुद्ध से संबंधित स्थानों पर सम्राट जो अशोक थे उन्होंने स्तंभ और शिलालेख बनवाए थे। भारत का राज्य चिन्ह जो सारनाथ में स्थित है वो अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है, ठीक है। अशोक ने जो सिंह स्तंभ बनाए थे उसी की अनुकृति है और इसका निर्माण अशोक ने करवाया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सारनाथ का लॉयन कैपिटल किस शासन से संबंधित है? किसके शासन से संबंधित है? तो सारनाथ का जो लॉयन कैपिटल है वो अशोक के शासन से संबंधित है, ठीक है। सारनाथ का लॉयन कैपिटल अशोक से संबंधित है, यह अशोक के शासन काल में बना था। नेक्स्ट हमारा है अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया है? तो देखिए दक्षिण के किस राज्य का ऑप्शन हमारा है चोल, पांड्य, कुषाण और केरल पुत्र। देखिए कुषाणों का जिन्होंने वर्णन नहीं किया है, ठीक है। अशोक के दूसरे शिलालेख में सुदूर दक्षिण के चोल, पांड्य, सत्य पुत्र,
केरल, पुत्र आदि राज्यों का उल्लेख मिलता है, लेकिन कुषाण का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट जो है वो है मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? तो इसका नाम था पर्ण। ठीक है, पर्ण। ठीक है, और यही पर्ण जो है हम वैदिक काल में देखें तो ये जो है गाय के बच्चों को भी पर्ण आई थिंक कहा जाता था, एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा। तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पर्ण था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा पर्ण थी और मौर्य काल में सिक्के सोने, चांदी, तांबे के बने होते थे। जो सिक्के होते थे वो किसके? सोने के, चांदी के, तांबे के और जो है इन सब चीजों के सिक्के बने होते थे। इन सिक्कों को निष्क या सुवर्ण कहा जाता था। ठीक है, तो इन सिक्कों को निष्क या सुवर्ण कहा जाता था। नेक्स्ट है चांदी के सिक्कों को काशर्पण या धरण कहा जाता है। तो चांदी के किस सिक्कों को क्या कहते हैं? काशर्पण या धरण। तांबे के सिक्के को माशक। ठीक है, और काकड़ी में भी तांबे का छोटा सिक्का होता था। तो देखिए अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मौर्य काल में जो सोने के सिक्के थे, सिक्के किस किस चीज के बने थे? सोने, चांदी और तांबे के। ये जो सोने के सिक्के थे इनको निष्क या सुवर्ण कहा जाता था। चांदी के सिक्कों को काशर्पण या धरण कहा जाता था और जो तांबे के सिक्के हैं उसको माशक कहते थे। काकड़ी भी तांबे के का बना छोटा सिक्का होता था। तो देखिए तांबे का सिक्का, काकड़ी और माशक। ठीक है, काकड़ी और माशक तांबे का सिक्का, सोने का सिक्का निष्क और सुवर्ण और चांदी का सिक्का काशर्पण और जो है धरण, ये था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? तो कौन नहीं है? ये अजातशत्रु नहीं है। ठीक है, अजातशत्रु जो है मौर्य वंश का शासक नहीं है। देखिए अजातशत्रु हर्यक वंश के थे, मौर्य के नहीं। ठीक है, तो हर्यक वंश के जो है अजातशत्रु जो है शासक थे और इन्होंने 492 से 660 तक जो है मगध पर शासन किया और कुड़िक इनका उपनाम था। तो ये बिंबिसार का पुत्र था। कुड़िक इनका उपनाम था, यह बिंबिसार का पुत्र था। तो अजातशत्रु ने अपने फादर को, अपने पिता को, बिंबिसार को मार दिया था और उसने जो है सत्ता हासिल की थी। तो अजातशत्रु का जो निक नेम था वो है कुड़िक। ठीक है, कुड़िक उपनाम था और बिंबिसार का ये पुत्र था। ठीक है, बाकी जो निम्नलिखित में से मौर्य वंश का शासक नहीं है तो अजातशत्रु ने कौन कौन है ये देख लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य है, बिंदुसार है, अशोक है। ठीक है, तो ये है। और नेक्स्ट में निम्नलिखित में से अशोक के उत्तराधिकारी कौन थे? तो अशोक के उत्तराधिकारी हैं वो कुणाल। ठीक है, अशोक के उत्तराधिकारी कुणाल थे। ठीक है, देखिए पुराणों और बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था और बिंदुसार अशोक के पिता थे तथा राहुल गौतम बुद्ध के पुत्र थे। ठीक है, राहुल गौतम बुद्ध के पुत्र थे। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो देखिए मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ थे। ठीक है, बृहद्रथ थे। मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ थे और पुष्यमित्र शुंग इनके सेनापति थे। इसने बृहद्रथ को मारकर शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है, महाकवि बाणभट्ट ने हर्षचरित्र में क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि अनार्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अपने स्वामी बृहद्रथ को सेनाओं का निरीक्षण करते समय कुचल डाला। ठीक है ना, तो ये जो है अनार्य। ठीक है, अनार्य किसने कहा? बृहद्रथ को मार दिया। शुंग वंश की स्थापना की किसने? ये जो है पुष्यमित्र शुंग ने की। और ये किसने लिखा? ये महाकवि बाणभट्ट ने अपने हर्षचरित्र में लिखा है कि अनार्य सेनापति जो है आर्य नहीं थे, जो पुष्यमित्र शुंग थे, उन्होंने बृहद्रथ की हत्या कर दी। ठीक है, तो ये किसमें मेंशन है? ये हर्षचरित्र में है बाणभट्ट के। प्रसिद्ध सांची स्तंभ किसके समय में बना था? तो जो सांची स्तंभ है वो आपका बना था अशोक के समय में। सांची का स्तंभ जो है अशोक के समय में बनवाया गया था। सांची और सारनाथ के स्तंभों पर एक साथ 4 सिंहों की आकृतियां मंडित की गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर है? तो पाटलिपुत्र जो है गंगा और सोन के, ठीक है, गंगा और सोन के संगम पे है। देखिए बीपीएससी के बहुत सारे, ये पूरा बीपीएससी है एक्चुअली। ठीक है, तो इसमें आपको काफी जो है सपोर्ट मिलेगा इससे। तो देखिए पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदियों की संगम पर बसा हुआ है। इसकी स्थापना जो है महाजनपद काल में हुई थी। परिशिष्ट पर्वन यानी गार्गी संहिता और वायु पुराण के अनुसार उदयन ने गंगा और सोन नदी थी उसके संगम पर पाटलिपुत्र नामक राजधानी को बसाया था। तो किसने बसाया था? उदयन ने बसाया था। ठीक है, पाटलिपुत्र में। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है सम्राट अशोक ने पत्थरों के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने जो है आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुखों पर स्थापित किया ताकि लोग
तदनुसार आचरण कर सके। तो कितने जो है स्तंभ बनवाए, तो देखिए ये जो है 14 बनवाए, 14 बनवाए। अशोक के 14 शिलालेख विभिन्न लेखों के का समूह है जो 8 भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। इसमें अशोक के राजाएं यानी कि शासनादेश उत्कीर्ण थी। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में थे। कौन सी लैंग्वेज में थे? प्राकृत में थे। ठीक है, पाली में मत लिखिएगा, प्राकृत में थे। और लिपि में, पाली लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख हैं, जैसे शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्ठी है। ठीक है, तो ये प्राकृतिक जो है लैंग्वेज और ब्राह्मी लिपि, ठीक है, स्क्रिप्ट थी ब्राह्मी, लैंग्वेज थी प्राकृत। तो 2 लिपि ऐसी हैं जो ब्राह्मी में ना होके जो है खरोष्ठी में है, और ये है शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, और ये वेस्टर्न पार्ट में है इंडिया के। नेक्स्ट हमारा है मौर्य साम्राज्य का वर्गों में विभाजन। दार्शनिक, किसान, पशुपालक, कारीगर, शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक और सभासद मेगास्थनीज इंडिका में वर्णित है। ये जो हमारा कुछ फैक्ट है। दिव्या दान के अनुसार अशोक के बौद्ध धर्म स्वीकार करने के उपगुप्त ने प्रेरित किया। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, अशोक को बौद्ध धर्म स्वीकार करने के लिए उपगुप्त ने जो है उनको इन्फ्लुएंस किया था। मौर्य साम्राज्य का प्रसिद्ध राजा, ठीक है, मौर्य साम्राज्य के प्रसिद्ध राजा बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का प्रथम पुत्र अशोक के पिता। ठीक है, फिर से देख लीजिए, मौर्य साम्राज्य के प्रसिद्ध राजा कौन थे? बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और अशोक के पिता थे। तो बिंदुसार के बारे में कहा गया है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और अशोक के पिता थे। मौर्य वंश का महानतम शासक कौन था? अशोक था। बौद्ध धर्म का संदेश देने के लिए अशोक ने शुंग, मित्र, देवना, प्रियम एवं मिनांडर में से किसी को भी विदेश नहीं भेजा। ठीक है, तो ये किसी को विदेश नहीं भेजा इन लोगों में से, ये अपने पुत्र और पुत्री को भेजे थे। अशोक की धर्म, नीति एवं शासन सिद्धांत का उल्लेख 14 मुख्य शिलालेखों में किया गया है। जॉन एफ फ्लीट, जेम्स प्रिंसप, अलेक्जेंडर कनिंघम व जॉन मार्शल में से जेम्स प्रिंसप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो ये नेक्स्ट हमारा है, देखिए काफी फैक्ट है इसमें। तीसरी बौद्ध संगति यानी थर्ड बौद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन अशोक ने किया था, और तीसरी बौद्ध संगीति परिषद, संगीति को परिषद भी कहते हैं, का आयोजन पाटलिपुत्र में मोंगली पुत्ततिस की अध्यक्षता में हुआ था। पाटलिपुत्र, तक्षशिला और उज्जैन मौर्य साम्राज्य के अंग थे, जबकि रामेश्वरम उनके राज्य की सीमा के बाहर था। ठीक है, रामेश्वरम बहुत दूर है। और कौन कौन है ये? देखिए इसमें जो है पाटलिपुत्र, तक्षशिला और उज्जैन मौर्य साम्राज्य के अंग थे, जबकि रामेश्वरम उनके साम्राज्य की सीमा से बाहर थे। ठीक है, भारत सरकार द्वारा प्रतीक के रूप में सारनाथ स्थित स्तंभ शीर्ष के 4 शेर को ग्रहण किया गया है। बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश सांची स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, प्रसिद्ध धमेक स्तूप कहाँ पे है? सारनाथ में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट में देख लीजिएगा, धमेक स्तूप कहाँ पे है? सारनाथ में है। धमेक कहाँ पे है? सारनाथ में है। ग्रीक शासक सेल्यूकस को चंद्रगुप्त द्वितीय ने हराया था। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा अशोक के लघु शिलालेख सिद्धपुरा, रूपनाथ, जटिंग, रामेश्वर तीनों स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, रामेश्वर ये जो है जटिंग, रामेश्वर तीनों स्थानों से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट हमारा अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता चाणक्य ने की थी। बिल्कुल सही है। धौली या धौली के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था। ये भी सही है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य, इनको कौटिल्य भी कहा जाता था। सही है। कोलंबस भारत नहीं आए, ये भी सही है। पाणिनि का संबंध संस्कृत व्याकरण से है। नेक्स्ट हमारा है अशोक के प्रयत्नों से बौद्ध धर्म एवं शैविक धर्म का जो है धर्म बनाना। बौद्ध अशोक के प्रयत्नों से बौद्ध धर्म एक वैश्विक धर्म, शैविक नहीं है, वैश्विक धर्म बनाना। नेक्स्ट है हमारा अशोक मौर्य वंश के संबंधित थे। बिल्कुल सही है। शुंग राजवंश के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी में की थी। कब की थी? 185 ईस्वी में के आसपास की थी, और इसने मौर्य साम्राज्य का स्थान लिया। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के सहयोग से मगध सिंहासन पर बैठे, और अशोक ने राधा गुप्त के सहयोग से मौर्य सिंहासन ग्रहण किया। ठीक है, तो अशोक ने किसके हेल्प से? राधा गुप्त की, और राधा गुप्त की पुत्र से इनका विवाह भी हुआ फिर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, अच्छा नहीं, राधा गुप्त से नहीं विवाह हुआ था, उनके पुत्र से नहीं हुआ था। देखिए
बिंदुसार के ने आजीवक संप्रदाय को आश्रय दिया। बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को आश्रय दिया। ठीक है, बिंदुसार याद रखिएगा, बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को आश्रय दिया था। मौर्य शासन में सन्निधाता कहलाने वाला अधिकारी मुख्य कोषाधिकारी था। तो अगर एग्जाम में आ गया कि सन्निधाता कौन था, तो ये कोषाधिकारी थे। ठीक है, मौर्य शासन काल में सन्निधाता जो है एक कोषाधिकारी थे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है, हाँ देखिए नेक्स्ट है धम्म नीति का प्रतिपादन अशोक द्वारा किया गया। धम्म नीति का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? अशोक के द्वारा किया गया। अशोक ने आपका श्रीलंका में बौद्ध प्रचारक भेजा। बिल्कुल सही है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, ये भी सही है। चाणक्य प्रसिद्ध राजा चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार थे। ठीक है, ये भी सही है। और सारनाथ जो है, सारनाथ का सिंह स्तंभ मौर्य साम्राज्य की कला का नमूना है। सही है। प्राचीन काल में शासन कला एवं राज्य व्यवस्था का उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है। तो अर्थशास्त्र में क्या मिलता है? शासन कला और राज्य व्यवस्था। ठीक है, विशाख दत्त रचित प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस का विषय जो है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में दरबार के षड्यंत्रों पर आधारित था। ये भी सही है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। और प्रथम अगर राष्ट्रीय शासक की बात करें, भारत के प्रथम राष्ट्रीय शासक की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य को कंसीडर करते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वंश इतिहास नहीं है। ठीक है, अगर वंश इतिहास की बात करें तो ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मौर्य काल के 80 खंभों वाले, ठीक है, 80 खंभों वाले असेंबली हॉल के खंडहर यानी कुम्हरार पटना से संबंधित है। 80 खंभों वाले असेंबली हॉल, ठीक है, कुम्भरार जो है ये पटना से संबंधित है। नेक्स्ट हमारे 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स, 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स अशोक से संबंधित है। बिल्कुल सही है। अर्थशास्त्र के रचयिता विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। विष्णुगुप्त को चाणक्य कौटिल्य भी कहते हैं। प्राचीन भारत में कलिंग की राजधानी क्या है? तो कलिंग की राजधानी जो है वो तोसाली है। ठीक है, तोसाली जो है कलिंग की राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सारनाथ का लायन कैपिटल अशोक से संबंधित है। सारनाथ का जो लायन कैपिटल है वो अशोक से संबंधित है। ठीक है, अशोक के स्तंभ पर अशोक चक्र के नीचे सत्यमेव जयते शब्द उत्कीर्ण है, ये भी सही है। अब देखिए ये हमने कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा वो होगा मौर्योत्तर भारत पे। ठीक है, तो मौर्योत्तर जो भारत है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।